बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के मेरा टॉपिक है इवेंट्स आफ्टर पार्टीशन। ये पार्टीशन ऑफ इंडिया का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में बना चुकी हूँ। अगर आपने समझना है तो आप मेरे चैनल में जाकर प्ले लिस्ट पे विजिट कर सकते हैं, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इम्पैक्ट्स ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया डिस्कस किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इवेंट्स आफ्टर पार्टीशन। After partition, there was some events that were not written down in Independence Act and happened after partition in Pakistan and India. अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जब पार्टीशन हुई तो पार्टीशन के बाद कुछ इस तरह से इवेंट हुए जो कि इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में दर्ज नहीं थे, बल्कि पार्टीशन के बाद इंडिया है या पाकिस्तान है, उन्होंने अपने ही पॉलिसीज़ के मुताबिक जो है बाकी टेरिटरीज पर कब्जा किया है, जिसमें सबसे पहले पॉइंट पर आ जाता है द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इनटू द न्यू डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। Some example of princely states that joined Pakistan after partition include the Bahawalpur, Khairpur, Kalat and Chitral। जब इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 था तो उसमें ये दर्ज था कि कुछ प्रिंसली स्टेट्स हैं, वो प्रिंसली स्टेट चाहे तो वो इंडिया के साथ ऐड होना चाहे तो वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहे, ये उन पर डिपेंड करता है। तो इसी तरह पार्टीशन के बाद जिस तरह ये पाकिस्तान में बहावलपुर जो कि पंजाब में वाक़या है, खैरपुर जो कि सिंध में वाक़या है, कलात जो कि बलूचिस्तान में वाक़या है और चित्राल जो कि आजकल खैबर पख्तूनख्वा में वाक़या है, ये अलग प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। और ये फिर पाकिस्तान बनने के बाद इन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर दिया और पाकिस्तान के साथ ऐड हो गए। अब इसके दूसरे पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि द एनेक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स लाइक हैदराबाद एंड जूनागढ़ बाय इंडिया, मतलब कि कुछ इस तरह से प्रिंसली स्टेट भी थे जिनके ऊपर इंडिया ने एनेक्सेशन किया है, कब्जा किया है बाय मिलिट्री फोर्सेस। इसमें सबसे पहले आ जाता है जूनागढ़। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो जूनागढ़ का जो रूलर था, जो उसको रूल करता था, वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहता था, लेकिन क्योंकि जूनागढ़ की जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू मेजॉरिटी थी, इसीलिए जो इंडिया ने है वो जूनागढ़ में प्लेबिसाइड करवाया। प्लेबिसाइड को अनदर वर्ड में आप रेफरेंडम भी कह सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन होती है वो खुद फैसला करती है कि वो किस कंट्री के साथ इल्हाक करना चाहती है। तो क्योंकि वहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी थे तो उन्होंने इंडिया के साथ इल्हाक करने का फैसला किया, जिसकी वजह से जो जूनागढ़ था ये इंडिया के साथ ऐड हो गया। अब अगर हैदराबाद के केस में देखा जाए तो हैदराबाद रूल्ड बाय द निज़ाम फेस्ड इंटरनल अनरेस्ट एंड डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंस। इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन पोलो इन सितंबर 1948 इंटीग्रेटिंग हैदराबाद इनटू द इंडियन यूनियन बाय मिलिट्री एक्शन आफ्टर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स फेल्ड। अब ये हैदराबाद जो था ये भी एक प्रिंसली स्टेट था। जो हैदराबाद को जो रूल कर रहा था वो था निज़ाम, जिसका ये कहना था कि वो इंडिपेंडेंस चाहता था, फुली आज़ादी चाहता था, ना ही इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहता था, ना ही पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहता था। लेकिन इंडिया ने वहाँ पर इंटरवीन किया और ऑपरेशन पोलो के ज़रिए जो 1948 में हुआ, उसके ज़रिए जो मिलिट्री फोर्सेस थे उनको हैदराबाद में भेजा गया और हैदराबाद पर मिलिट्री फोर्सेस के थ्रू कब्जा कर दिया गया, जिसकी वजह से जो हैदराबाद की जो प्रिंसली स्टेट थी वो इंडिया के साथ शामिल हो गई। और ये तब हुआ जब डिप्लोमेटिक एफर्ट्स फेल हुए। पहले वो तमाम डिप्लोमेशन के ज़रिए काम कर रहे थे, लेकिन जब डिप्लोमेटिक एफर्ट्स फेल हो गए, डिप्लोमेसी से कोई काम ना हुआ, तो इसकी वजह से ऑपरेशन पोलो करना पड़ा। अगर आप थर्ड पॉइंट पे देखें तो डिस्प्यूट एंड डिवीजन ऑफ अ प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अमंग इंडिया, पाकिस्तान एंड लेटर चाइना, मतलब कि पार्टीशन के बाद जो सबसे बड़ा मसला बना है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वो कश्मीर की टेरिटरी थी, जो कि स्टिल ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है। अब इस पैराग्राफ में ये कहा जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों कश्मीर चाहते थे कि ये टेरिटरी हमारे पास आए। वो इसीलिए चाहते थे क्योंकि कश्मीर की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसकी वजह से, कश्मीर के अंदर क्योंकि हिंदू कुश का पहाड़ी सिलसिला आ रहा है, तो क्योंकि चाइना के साथ भी लिंक करता है और इंडिया के साथ भी लिंक करता है, तो इसकी स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंस थी। और इसके अलावा वहाँ पर रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा मौजूद थे कश्मीर में, जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान चाहते थे कि ये टेरिटरी हमारे पास आ जाए, जिसकी वजह से जो जम्मू कश्मीर है वो इंडिया के पास चला गया और जो आज़ाद कश्मीर है वो पाकिस्तान के साथ मिल गया। इसके अलावा जो चाइना है उसने भी इस दौरान थोड़ा सा इंटरवीन किया है और कश्मीर के कुछ हिस्से अपने लिए क्लेम किए हैं कि ये हमारे हिस्से हैं, और कुछ कश्मीर का हिस्सा जो है वो चाइना के टेरिटरी में भी जाता है, चाइना के साथ भी मिला हुआ है। और पार्टीशन के बाद ये एक ऐसा डिस्प्यूट है, ऐसा कन्फ्लिक्ट है जो अभी तक चला आ रहा है, जिसका फैसला अभी तक नहीं हो पा रहा। और इसकी जो बाउंड्री है जो आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर के दरमियान है, आप उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल वो बाउंड्री होती है जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं होती, बल्कि मिलिट्री एक्शन की वजह से जो बाउंड्री बनाई गई होती है उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। बाकी पाकिस्तान और इंडिया की जितनी भी बाउंड्रीज हैं उसको रेड क्लिफ बाउंड्री कहा जाता है, लेकिन इस बाउंड्री को लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं क्योंकि ये इंटरनेशनली
रिकॉग्नाइज्ड बाउंड्री नहीं है, बल्कि मिलिट्री एक्शन के थ्रू इन्होंने अपनी बाउंड्री बनाई है। अब इसके फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं, द इंक्लूजन ऑफ अ फ्रेंच इंडिया इनक्लेव टू इंडिया बिटवीन 1947 एंड 1954। इसके अलावा जब ब्रिटिश की हुकूमत थी सब कॉन्टिनेंट पे, उसके साथ साथ कुछ ऐसी टेरिटरीज भी थी जो कि फ्रेंच के कंट्रोल में थी, फ्रांस के कंट्रोल में थी। तो 1947 से 1954 के दरमियान जो इंडिया था उसने ये फ्रेंच टेरिटरीज पर भी अपना कब्जा जमा लिया था। और जब एक कंट्री की टेरिटरी दूसरी कंट्री में मौजूद होती है तो उसको आप इनक्लेव कहते होते हैं। अगर आप इस मैप को देखें और इन पर्पल कलर को देखें तो जो पर्पल कलर है ये रिप्रेजेंट करता है फ्रेंच टेरिटरीज को जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे हैं, और ये रिप्रेजेंट करता है फ्रेंच इनक्लेव को। इन्हीं टेरिटरीज को इनक्लेव कहा जाता है। जो एक कंट्री की टेरिटरी, एक कंट्री की ज़मीन दूसरी कंट्री में मौजूद होती है तो इसको आप इनक्लेव कह सकते हैं। और ये इंडिया की स्ट्रेटिजिकली पोजीशन पर वाक़ है जहाँ पर ट्रेड वगैरह सब कुछ बहुत ही फेवरेबल है, बेनिफिशियल है। और इन फ्रेंच टेरिटरीज के जो नाम है वो पौंडीचेरी, कराईकल, माही, यनम नाम है। और ये आफ्टर पार्टीशन जो है इंडिया के साथ मिल चुके थे और इंडिया के साथ यूनिफाई हो चुके थे ये टेरिटरीज। और इसी तरह इंडिपेंडेंस एक्ट में ये चीज़ भी दर्ज नहीं की गई थी कि ये फ्रेंच टेरिटरीज किसके साथ इल्हाक करेंगी, तो ये पार्टीशन के बाद का इवेंट था। अब अगर आप पॉइंट 5 की बात करें, द एनेक्सेशन ऑफ गोवा एंड अदर एरिया ऑफ पोर्तुगीज इंडिया बाय इंडिया इन 1961। अब जिस तरह से फ्रेंच टेरिटरीज सब कॉन्टिनेंट पे मौजूद थे, इसी तरह ये पोर्तुगीज़ की जो टेरिटरीज हैं वो भी सब कॉन्टिनेंट पे मौजूद है, जिसमें सबसे पहले गोवा आ जाता है। और फिर पार्टीशन के बाद जो इंडिया है उसने यहाँ पर भी कब्जा जमा दिया गोवा पर 1961 में। अगर आप इस मैप को देखें तो आपको नज़र आ रही होगी गोवा की पोजीशन। ये जो पोजीशन है यहाँ पर पोर्तुगीज़ का इनक्लेव था जो कि आफ्टर पार्टीशन इंडिया के साथ मिल चुका है, जो कि नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा पर मुश्तमिल है। इसके बाद पॉइंट 6 में आ जाता है द सक्सेशन ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम पाकिस्तान इन 1971। तो इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में ये लिखा गया था जो ईस्ट बंगाल है वहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा है तो वो पाकिस्तान का हिस्सा होगा। लेकिन 1971 में यही बांग्लादेश जो है, मतलब यही ईस्ट बंगाल जो है वो पाकिस्तान से सेपरेट हो गया और उसने एक अलग सॉवरन इंडिपेंडेंट स्टेट बना ली जिसको आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, जो कि 1971 में बनी। अगर आप पॉइंट 7 पे देखें, नेपाल एंड भूटान मेड डील्स विद द ब्रिटिश सेइंग दैट दे वर इंडिपेंडेंट कंट्रीज एंड नॉट पार्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इंडिया। मतलब कि पार्टीशन से पहले नेपाल और भूटान ने ब्रिटिश के साथ एग्रीमेंट कर लिया था कि ऐसा ना हो कि वो हमें प्रिंसली स्टेट करार दे, बल्कि हम ब्रिटिश राज का हिस्सा ही नहीं है, हम सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा ही नहीं है, बिल्कुल हमारी ज़मीन भी अलहदा है और हम अलग अपनी सॉवरन कंट्री बनाएंगे। अगर आप इस मैप में देखें तो आपको नेपाल एंड भूटान की जो पोजीशन है वो आपको नज़र आ रही होगी। जिस तरह ऊपर चाइना है और ये जो ऑरेंज कलर का ये नेपाल है, ये येलो कलर का भूटान है और उसके नीचे इंडिया आ रहा है। तो इस पार्टीशन के बाद जो नेपाल और भूटान है उन्होंने अपनी सॉवरन स्टेट जो है डिक्लेयर कर दी। इसके अलावा अगर पॉइंट 8 में देखा जाए, सिक्किम वाज सेट अप एज अ प्रिंसली स्टेट आफ्टर द ट्रीटी इन 1861 बट वाजंट क्लियरली डिफाइंड एज अ सॉवरन। इन 1947 सिक्किम बिकेम एन इंडिपेंडेंट किंगडम अंडर द इंडियाज कंट्रोल। अब जिस तरह नेपाल और भूटान ने किया कि उन्होंने बिल्कुल अपनी जो इंडिपेंडेंस है उसको भी करार दिया, अपनी सोवरेनिटी को भी उन्होंने क्लियर किया है, लेकिन सिक्किम जो है उसको प्रिंसली स्टेट तो करार दिया गया था लेकिन उसको क्लियरली सॉवरन करार नहीं दिया गया था ट्रीटी ऑफ 1861 में। इसी तरह 1947 के बाद जो सिक्किम था वो एक इंडिपेंडेंट किंगडम बना लेकिन इंडिया के कंट्रोल के अंडर। मतलब ये है कि उसको एक ऑटोनोमस स्टेटस दिया गया, मतलब कि जो जनरल रूल थे वो तो इंडिया के ही थे लेकिन उन्हों को कुछ इतना अथॉरिटीज़ दी गई थी कि वो अपने इलाके को खुद अपनी ज़मीन के लिए रूल एंड रेगुलेशन बनाकर संभाल सकें। अब अगर आप मैप में देखें तो आपको मैप में सिक्किम की पोजीशन नज़र आ रही होगी जिसके वेस्ट पर नेपाल और ईस्ट पर भूटान है और दरमियान में ये छोटी सी प्रिंसली स्टेट सिक्किम मौजूद है जिस पर इंडिया का कंट्रोल है। उसके बाद अगर पॉइंट 9 को देखा जाए, द मालदीव्स बिकेम अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्शन इन 1887 एंड गॉट इट्स फ्रीडम इन 1965। मतलब कि जो मालदीव्स था वो भी ब्रिटिश के कंट्रोल में ही था और मालदीव्स ने 1965 में ब्रिटिश से प्रोटेक्शन हासिल की, ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस हासिल की। तो सिंपली ये था मेरा आज का टॉपिक, जो उन इवेंट्स के बारे में जो पार्टीशन के बाद हुए थे और इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में दर्ज नहीं किए गए थे। इसके अलावा ये पार्टीशन ऑफ इंडिया का जो मैं कोर्स चला रही हूँ उसका
पार्ट 2 है। अगर आपने ये सारा पार्टीशन ऑफ इंडिया का कोर्स समझना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं, ताकि आपको थॉरली ईच एंड एवरी इवेंट से बिफोर द पार्टीशन ऑफ इंडिया समझ आ जाए। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।